नमस्कार, मैं सुधाकर पांडे अपने वीडियो के माध्यम से आप लोग का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। इस वीडियो में हम 1857 की क्रांति को पढ़ेंगे और 1857 की क्रांति का नाम लेते ही मुझे सुभद्रा कुमारी चौहान की पंक्तियां बरबस याद आती है कि चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, बुंदोलो हर बोलो के मुंह से हमने सुनी कहानी थी और खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो 1857 की क्रांति होगा। लेकिन 1857 की क्रांति को पढ़ने से पहले हम इतिहास के कुछ बेसिक बातों को समझते हैं, उसके बाद हम अपने टॉपिक की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम ये समझेंगे छोटे से समय में कि आखिर इतिहास कहते किसको है। बहुत सारी किताबों में दिया गया है। तो सबसे पहले हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि इतिहास कहते किसे हैं। अक्सर किताबों में देखने को मिलता है कि इतिहास उस शास्त्र को कहते हैं जिससे हमें बीते हुए घटनाओं की जानकारी का पता चलता हो। लेकिन इस संदर्भ में विद्वानों और मेरा मानना है कि ये जो परिभाषा है अपने में परिपूर्ण नहीं है। विद्वानों के अनुसार यह मानना है कि इतिहास भूत और वर्तमान का एक समन्वय है जो हमें बताता है कि बीते हुए समय में क्या हुआ था। डिफिनेशन पर थोड़ा ध्यान देंगे। डिफिनेशन कह रहा है कि इतिहास भूत और वर्तमान का एक समन्वय है, यानी वैसी घटना जो भूत में घटी हो और वर्तमान में इसका कोई प्रमाण भी हो, वर्तमान में इसका कोई निष्कर्ष भी हो, वही इतिहास है। जिस भी घटना का वर्तमान में प्रमाण नहीं होता हो वह इतिहास नहीं होता है। और जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा भी है, जाना भी है कि इतिहास उसे ही कहते हैं जिसके कम से कम वर्तमान समय में दो प्रमाण हो। जिसके प्रमाण नहीं है, कितने प्रमाण? दो। जिसके प्रमाण नहीं है वो इतिहास नहीं है, वह केवल और केवल कहानी है। दो प्रमाण होने चाहिए और दो प्रमाण अलग अलग जगह से होना चाहिए, यानी दोनों प्रमाण, दोनों स्रोत अलग अलग जगह से होनी चाहिए। ऐसे हम मान लीजिए कहें कि 1857 की क्रांति हमारे देश में घटित हुई थी, तो इसके क्या प्रमाण है? तो बहुत सारी किताबें हैं, बहुत सारे साक्ष्य हैं जो हमें बताते हैं कि 1857 की क्रांति हुई थी। या जैसे हम ऐसे ही कह दें कि हमारे देश में कभी राम थे, इसके क्या प्रमाण है? तो रामायण पढ़ लेंगे। अभी बहुत सारे मंदिर भी अवेलेबल है, उसको भी देख के हम बता सकते हैं। तो तात्पर्य यही है कि भूत में घटित हुआ हो और वर्तमान में उसके निष्कर्ष हो, प्रमाण हो, तो उसी को हम इतिहास बोलते हैं। आगे क्रम में हम चलेंगे। तो अगर हम बात करते हैं इतिहास का, तो लिखित स्रोत के आधार पर, लिखित स्रोत के आधार पर इतिहास को हम तीन भागों में बांटते हैं। लिखित स्रोत के आधार पर इतिहास के तीन भाग हैं। पहले भाग को हम लोग कहते हैं प्री हिस्ट्री।
यह वह समय है जिस काल के लोगों का कोई लिखित साक्ष्य अवेलेबल नहीं होता है। इसमें जैसे पूरा पाषाण काल, नव पाषाण काल, आदि मानव, ये सब आएंगे। दूसरा अगर हम चर्चा करते हैं तो इसको बोलते हैं प्रोटो हिस्ट्री। इस काल के तो लिखित साक्ष्य मिलते हैं, लेकिन वे साक्ष्य जो लेखन शैली है उसको हम पढ़ नहीं पाते हैं। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि इस काल के लोग पढ़ना लिखना तो जानते थे, इस काल के लोग बिल्कुल पढ़ना लिखना नहीं जानते थे। इस काल के लोग पढ़ना लिखना तो जानते थे, लेकिन वो जो लिख दिए हैं उसको हम लोग नहीं पढ़ पाते हैं, उसको बोलते हैं प्रोटो हिस्ट्री। जैसे इसमें आप सिंधु घाटी की सभ्यता पढ़ेंगे तो इसी काल में इसको रखेंगे हम। तीसरा नंबर का जो होता है उसको बोलते हैं केवल हिस्ट्री, और वह यह काल है जिसमें लोग पढ़ना लिखना जानते भी हैं और उनके लिखे गए बातों को हम लोग पढ़ भी लेते हैं। आगे बढ़ेंगे तो ये लिखित स्रोत के आधार पर हम उसको 3 भाग में बांटेंगे। अब हम कालखंडों के आधार पर हम बात करते हैं, तो कालखंडों के आधार पर भारतीय इतिहास को 3 भागों में फिर बांट लेते हैं। एक को बोलते हैं प्राचीन इतिहास, दूसरे को मध्यकालीन इतिहास, और तीसरे को आधुनिक इतिहास। ये कालखंड के आधार पर इतिहास का विभाजन हो गया। अब ये है 3 भाग इसके हैं। आज के परिवेश में विभिन्न प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो रहे हैं, और उन सभी एग्जामों में मैंने यह अनुभव किया है, पाया है, देखा भी है कि उन सभी एग्जामों में ज्यादातर जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वह आधुनिक भारत के इतिहास से पूछे जा रहे हैं। और आधुनिक भारत में भी सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वह कुछ विशेष टॉपिक से ही पूछे जा रहे हैं, जिसमें से एक टॉपिक जो मैंने बताया शुरू में ही 1857 की क्रांति, वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। इसलिए मैं आपको इस वीडियो में 1857 की क्रांति के बारे में ही संक्षिप्त परिचय दूंगा, क्योंकि एक वीडियो में 1857 की क्रांति का पूरा वर्णन कर पाना असंभव है। इसलिए इसको संक्षिप्त परिचय के रूप में हम समझेंगे। देखा जाए 1857 की क्रांति। विभिन्न प्रकार के किताबों में 1857 की क्रांति को पढ़ेंगे, पढ़े भी होंगे आप। तो सभी किताबों में मैंने अध्ययन किया है, पाया भी है कि 1857 की क्रांति जब पढ़ा जाता है तो उसमें डायरेक्टली दिया जाता है कि इसके कारण क्या थे, परिणाम क्या थे, क्या क्या परिस्थितियां घटित हुई थी, ये सब दिया हुआ है। लेकिन मैं आप लोगों को इस तरह से नहीं बताना चाहूंगा। सबसे पहले 1857 की क्रांति तो अलग अलग किताबों में अलग अलग शैलियां हैं, मेरी अलग शैली है। सबसे पहले मैं 1857 का संक्षिप्त परिचय देना चाहूंगा, और वो परिचय मात्र ही आपके बहुत सारे एग्जामिनेशन में डायरेक्ट क्वेश्चन के रूप में लड़ेंगे। उसके बाद हम लोग इसके कारण परिणाम को भी देखेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं इसका छोटा सा एक परिचय देना चाहूंगा। परिचय को मैं महत्वपूर्ण बिंदु के रूप में पॉइंटेड किया है। महत्वपूर्ण बिंदु, यह 1857 का संक्षिप्त परिचय भी हो सकता है और महत्वपूर्ण बिंदु भी इसे आप समझ सकते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं 1857 की जो क्रांति थी, ऐसा नहीं है कि 10 मई को शुरू हो गई। यह पूर्व नियोजित क्रांति थी, इसे योजना में बनाई गई थी, और इसकी जो योजना थी वह 31 मई 1857 को होनी थी। यानी कि क्रांतिकारियों ने यह तय किया था कि हम लोग एक क्रांति करेंगे। कब करेंगे? तो 31 मई 1857 को।
लेकिन कुछ परिस्थितियों के कारण यह जो क्रांति हुई यह अपने समय से पूर्व हो गई, यानी कि यह क्रांति 10 मई 1857 को ही शुरू हो गई। और यही कारण है जिसका चर्चा हम लोग आगे भी करेंगे। यही कारण है कि यह क्रांति असफलता के कारणों में से एक कारण बनता है कि समय से पहले इसका आरंभ हो जाना। खैर, आगे बढ़ते हम अगर चलेंगे तो इस क्रांति के प्रतीक चिन्ह भी थे। प्रतीक चिन्ह, इस क्रांति का प्रतीक चिन्ह कमल एवं रोटी था। चपाती भी आप जान सकेंगे इसको। अब इसमें भी देखना है कौन सा कमल, तो लाल कमल, इसका लाल कमल लेंगे। इस क्रांति का नारा भी था हल्ला बोल। क्रांति का नारा हल्ला बोल, मारू फिरंगी को। मारू फिरंगी को। अब यहाँ पे आप देखेंगे हल्ला बोल मारू फिरंगी को, किताबों में अधिकांश जो है मारू फिरंगी को ही दिया जाता है, देखने को मिलता है। और यह नारा आपको मंगल पांडे जी के द्वारा दिया गया था। लेकिन यह भी जो नारा है ना, वो भी आपका अधूरा नारा है। जैसे नारा लगाया जाता है तो बोला जाता है इनकलाब, तो पीछे से लोग बोलते हैं जिंदाबाद। यह भी आपका क्या है, अधूरा नारा है। इसका पूरा नारा होगा खल खुदा का, मुल्क बादशाह का, वतन सिपाही का, हल्ला बोल मारो फिरंगी को। एक बार फिर रिपीट करते हैं, खल खुदा का, मुल्क बादशाह का, वतन सिपाही का, हल्ला बोल मारो फिरंगी को। यह इसका पूरा नारा है। आगे अगर हम परिचय मात्र में पढ़ते हैं तो इस क्रांति के समय जो ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था, ब्रिटेन का प्रधानमंत्री लॉर्ड पार्मस्टन था। क्रांति, ये भी क्वेश्चन डायरेक्ट रूप में कई बार एग्जामिनेशन में पूछा गया है। अगला, यह जो क्रांति थी किस वायसराय या किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ था? तो यह जो क्रांति थी वह उस समय भारत का जो गवर्नर जनरल था, गवर्नर जनरल, वो आपका था लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग। मैंने शुरू में बोल दिया है कि वायसराय और गवर्नर, इस चीज पर थोड़ा ध्यान देंगे। तो आपको जानना चाहिए कि भारत का जो अंतिम गवर्नर जनरल था वह लॉर्ड कैनिंग था, और वायसराय कौन था? वह भी लॉर्ड कैनिंग था। तो लॉर्ड कैनिंग था। अगर हम बात करें इस 1857 के क्रांति के प्रत्यक्षदर्शी, यानी जो आंखों से देखे थे, इस क्रांति का प्रत्यक्षदर्शी था मिर्जा गालिब। मिर्जा गालिब, ये भी आप, इसे भी आप बीबीआई के रूप में जान सकते हैं। एक और व्यक्ति थे, वह भी आपको इसका प्रत्यक्षदर्शी बने हुए थे, जो है आपको सर सैयद अहमद खान। ये भी प्रत्यक्षदर्शी थे। ये सरकारी लेखक थे उस समय के। मैंने शुरू में जो बोला है ना कि इतिहास वही है जिसके कुछ प्रमाण हो, यहाँ पर देख सकते हैं ये सारे प्रमाण हैं, जिससे यह स्पष्ट होता है कि 1857 की क्रांति हमारे देश में घटित हुई थी, या प्रथम स्वतंत्रता संग्राम या सैनिक विद्रोह। तो ये सब इसके क्या है, प्रमाण भी समझ सकते हैं, या समझ सकते हैं, स्रोत भी समझ सकते हैं, बहुत सारी बातों को आप इसमें समझ सकते हैं। अगला पॉइंट की अगर हम बात करते हैं, इस क्रांति का प्रमुख केंद्र भी रहा है। प्रमुख केंद्र, इस क्रांति का प्रमुख केंद्र दिल्ली
कानपुर, बरेली, लखनऊ, आरा, जिसे आप बिहार के नाम से भी जानते हैं, ये कुछ क्रांति के प्रमुख केंद्र रहे हैं। अगले अगर हम बात करें तो क्रांति के पूर्व ऐसा नहीं है कि यह जो क्रांति थी अचानक से शुरू हो गई। इस क्रांति के पूर्व भी बहुत सारी घटनाएं घटी हुई थी। अभी तक जो हम लोगों ने पढ़ा, इसे आप ये समझ सकते हैं कि ये एक तरह से संक्षिप्त परिचय इसका हुआ, एक संक्षिप्त परिचय के रूप में इसका है। अब हम समझेंगे इस क्रांति के पूर्व क्या क्या घटनाएं घटी थी, जो घटनाएं आगे चल करके इस क्रांति को अंजाम दी थी। इस क्रांति के पूर्व भी बहुत सारी घटनाएं घटी हुई थी। तो इस क्रांति के पूर्व भी बहुत सारी घटनाएं घटी हुई थी। उन सभी घटनाओं को मैंने पॉइंट वाइज किया हुआ है, जो आपको बड़े एग्जामिनेशन को फेस करने में, या कह सकते हैं कि मेंस को लिखने में आपको काम करेगा। तो इस क्रांति के पूर्व भी बहुत सारे आंदोलन हुए थे। कोई भी जो आंदोलन है एकाएक चालू नहीं हो जाता है। इसके बीज बहुत पहले ही बोए जाते हैं, बहुत पहले ही लोग असंतुष्ट रहते हैं और वही जाके आगे क्रांति का कारण बनता है। तो इस क्रांति के पूर्व होने वाले आंदोलन, यानी कि क्रांति के पूर्व होने वाले आंदोलन, बहुत सारे आंदोलन थे जिसको मैंने पॉइंट वाइज किया है। ऐसे पहला जो बड़ा आंदोलन हुआ था वो था आपका जन आंदोलन। जन आंदोलन, इस आंदोलन में आप पढ़ेंगे सन्यासी विद्रोह, अहोम विद्रोह, बहावी आंदोलन इत्यादि। बहुत सारे आंदोलन है, लेकिन मैंने आपको प्रमुख आंदोलन को ही यहाँ पे पॉइंट वाइज किया है। उसके बाद अगर हम चर्चा करें तो क्रांति के पूर्व होने वाले और भी बहुत सारे आंदोलन थे, जिसमें मैंने पहले आंदोलन को जन आंदोलन के रूप में दर्शाया। फिर आगे आप देखेंगे तो वह है आपको किसान आंदोलन। किसान भी उस समय बहुत असंतुष्ट थे। उन्होंने भी इसके पहले बहुत सारा आंदोलन किया था जो असफल रही थी। लोगों ने सोचा कि अब की पूरा भारत भाग लिया है तो हम भी भाग लेंगे, तो शायद हमारे उद्देश्य पूरा हो सकते हैं। तो किसान आंदोलन में आप आएंगे, यहाँ पे है पागलपंथी आंदोलन। अब यहाँ पे समझने वाली बात यह है, पागलपंथी आंदोलन, जैसे मान लीजिए कि एग्जाम में क्वेश्चन पूछ दे सन्यासी विद्रोह, पागलपंथी विद्रोह, बहावी आंदोलन, इनमें से कौन सा किसान आंदोलन है? तो इस तरह से आप पागलपंथी आंदोलन को रखेंगे। तो और भी बहुत सारे आंदोलन है किसानों का, जैसे मोपला विद्रोह, ये हो जाएंगे। अब अगर बात करें तो किसान आंदोलन में दो को ही मैंने प्रमुख रखा है। अब आप आदिवासी विद्रोह में आएंगे, तीसरा नंबर आदिवासी आंदोलन। आदिवासी विद्रोह में आएंगे तो आदिवासी विद्रोह में आएंगे तो पहला जो विद्रोह है वह आपका संथाल विद्रोह, कोल विद्रोह, भील विद्रोह, ये आपके प्रमुख हो जाते हैं आदिवासी आंदोलनों में।
इसके बाद ऐसा नहीं है कि 1857 के क्रांति के समय में ही पहली बार सिपाहियों ने विद्रोह किया था। इसके पहले भी सिपाही विद्रोह किए थे लेकिन असफल रहे थे, और ये भी तो असफल ही रहा था। लेकिन इसके पहले भी सिपाहियों ने विद्रोह किया था, बड़े पैमाने पर किया था, कई बार किया था। तो अगला जो हम लोग का 4th नंबर पॉइंट होगा, क्रांति के पूर्व घटने वाली घटनाएं, वो होगा सिपाही विद्रोह। सिपाही विद्रोह, बहुत सारे सिपाही ने विद्रोह किया था। जैसे पहला है वेल्लोर विद्रोह, वेल्लोर के सिपाहियों ने विद्रोह किया। दूसरा जो विद्रोह है वह है आपका 47वीं नेटिव इन्फेंट्री रेजिमेंट, ये भी विरोध किए थे। अगला जो विद्रोह है वो 29वीं नेटिव विद्रोह किए थे, 47वीं नेटिव विद्रोह किए थे। इस प्रकार कई सिपाही विद्रोह पहले भी हो चुके थे। ऐसा नहीं है कि मंगल पांडे 1857 में विद्रोह किया और वो प्रथम सिपाही विद्रोह था, तो ऐसा नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि ये जो विद्रोह हुआ था सिपाहियों का, यह इतने बड़े पैमाने पर किया गया था कि इसके पहले इतने बड़े पैमाने पर कोई भी विद्रोह नहीं किया गया था। तो ये है आपका कुछ महत्वपूर्ण परिचय। अब थोड़ा सा हम और भी प्रमाण के रूप में आगे बढ़ेंगे। तो 1857 की क्रांति के प्रमाण या परिचय के रूप में अगर हम देखें तो 1857 के क्रांति के संबंध में कई पुस्तकें भी आती हैं। 1857 की क्रांति से संबंधित पुस्तकें, बहुत सारे पुस्तकें भी आती हैं, जिससे यह स्पष्ट होता है कि 1857 की क्रांति हमारे देश में हुई थी। तो पहला जो पुस्तक है वह है द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। द इंडियन वॉर ऑफ द इंडिपेंडेंस। ये पहली पुस्तक आपका है, जिसे आपको वीडी सावरकर जी ने लिखा है। दूसरा जो पुस्तक है वह है 1857 द ग्रेट रिवोल्ट। 1857 द ग्रेट रिवोल्ट, ये आपको अशोक मेहता जी का लिखा हुआ है। तीसरी जो पुस्तक है वह आपका है द सिपाही इम्यूनिटी एंड रिवोल्ट ऑफ इंडिया। द सिपाही इम्यूनिटी ऑफ रिवोल्ट 1857। इसके जो लेखक हैं आरसी मजमूदार है। आरसी मजमूदार। अगला जो पुस्तक है वह है द हिस्ट्री ऑफ द सिपाही वार इन इंडिया। द हिस्ट्री ऑफ द सिपाही वार इन इंडिया। इसके जो लेखक है वह आपको जॉन विलियम केन है। जॉन विलियम केन।
और भी पुस्तक है, और भी जो पुस्तक है वह है द कॉलेज ऑफ और पुस्तक है द कॉलेज ऑफ इंडियन रिवोल्ट, द कॉलेज ऑफ इंडियन रिवोल्ट। इसके जो लेखक हैं वह आपको सर सैयद अहमद खान है, सर सैयद अहमद खान। अब यहां पर एक है सर सैयद अहमद के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, पहले किताब को देख लेते हैं। एक और किताब है आपका द फर्स्ट इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस, इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 59। जिसके लेखक आपको जो है वह है, ये बहुत भी आई, इसको ध्यान में रखेंगे। इसके जो लेखक हैं वे हैं आपके कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंजल। एक और पुस्तक के रूप में आएंगे, एक लास्ट पुस्तक को मैंने लिया है, ऐसे बहुत सारी पुस्तकें हैं। एक पुस्तक केवल 1857 है, एक पुस्तक केवल 1857 है, जिसके जो राइटर है एस.एन. सेन है। 1857 एस.एन. सेन। इस प्रकार ये कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं जो 1857 की क्रांति से संबंधित जानकारियां देती है। अभी इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज कभी कभी विद्यार्थी हो जाते हैं, बच्चे हो जाते हैं। एक मैंने नाम लिखा है सर सैयद अहमद खान, जो पुस्तक के क्रम में मैंने लिखा है, और एक व्यक्ति है मौलवी अहमदुल्लाह खान। ये दो व्यक्ति को थोड़ा ध्यान रखिएगा आप, ये आपको लेखक है, क्योंकि इसमें भी विद्यार्थी कंफ्यूज हो जाते हैं जब ऑप्शन आता है। तो आजकल एग्जाम के पैटर्न बदल रहे हैं, कंफ्यूज करने की क्वेश्चन आ रही है। और ये जो व्यक्ति है ना मौलवी अहमदुल्लाह खान, ये 1857 की क्रांति के अंग्रेजों के लिए सबसे बड़े शत्रु थे। वैसे तो एक से एक शत्रु थे, लेकिन अंग्रेज इन्हें दुर्जय शत्रु के रूप से जानते थे। इनका ये दुर्जय शत्रु में गिने जाते हैं। इनको डंका शाह के नाम से भी जाना जाता है, डंका शाह। ये 1857 के क्रांति के प्रकाश स्तंभ के रूप में भी जाने जाते हैं। इस पे हम लोग चर्चा करेंगे डिटेल में, लेकिन फिलहाल में बस हम यही जान जाएंगे कि अहमदुल्ला जो मौलवी साहब थे, इनका संबंध मद्रास से था और ये फैजपुर गए थे, और वहां जब पहुंचे तो वो 1857 के क्रांति शौकत हुए और 1857 की क्रांति में भाग ले लिए। ऐसा कहा जाता है कि जब ये चलते थे तो पालकी में बैठ के चलते थे,
और पालकी में जब चलते थे तो लोग पीछे डंका यानी कि नगाड़े बजाते चलते थे, नगाड़ा बजता था। पालकी में बैठ के चलते थे और उनके पीछे पीछे लोग डंका बजाते थे, नगाड़े बजाते थे, ढोल ताशा बजता था। इनकी प्रतिष्ठा बहुत अधिक थी, इसी वजह से लोग इनको डंका शाह भी कहता था। ये 1857 के क्रांति के प्रकाश स्तंभ के रूप में सामने आए, इसलिए इन्हें प्रकाश स्तंभ के नाम से, और इनका बड़ा मान प्रतिष्ठा था, लोग इनको बड़ा लाइक करते थे, सपोर्ट करते थे, इसलिए इन्हें दुर्जय शत्रु के रूप में अंग्रेज ले लिए थे। खैर, आगे हम लोग धीरे धीरे 1857 के क्रांति के कड़ी की ओर पहुंच रहे हैं। अब 1857 के क्रांति का अगर हम स्वरूप देखें, क्या स्वरूप था इसका, तो विद्रोह के स्वरूप देखेंगे। क्या स्वरूप रहे होंगे इसके, जैसे अक्सर हम लोग पढ़ते हैं, कोई कहता है सिपाही विद्रोह था, कोई कहता है प्रथम स्वतंत्रता संग्राम थे, कोई कहता है राष्ट्रीय विद्रोह थे। इसके आखिर स्वरूप क्या थे, इसमें भी विद्वानों के अलग अलग मत हैं, यानी कि मतभेद हैं। तो कुछ विद्वानों के बातों को लेते हैं। पहला जो विद्वान है, उन्होंने यह कहा था कि यह पूर्णतः सिपाही विद्रोह था, यह पूर्णतः सिपाही विद्रोह था। ये VVI है, ये आपके एग्जामिनेशन में कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसलिए इस पर विशेष फोकस करने की जरूरत है। इसको बोले थे जॉन लॉरेंस एवं सीले ने। थोड़ा सा अगर हम ध्यान दें तो देखेंगे, याद करने का एक छोटा सा फॉर्मूला, इसे ट्रिक उरिक पर ज्यादा विश्वास नहीं करेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि ट्रिक भूल जाती है। फिर भी स से सिपाही, स से सीले, यह पूर्णतः सिपाही विद्रोह था, तो ये सीले महोदय ने कहा था। पहला नंबर है ये वाला। दूसरा है यह ईसाइयों के खिलाफ या ईसाइयों के खिलाफ हिंदू मुसलमान या हिंदू मुसलमानों का षड्यंत्र था। सॉरी, संघर्ष था। ये बोले हैं LER रीज महोदय। अब इसमें थोड़ा ध्यान देंगे, जैसे अभी बताया है स से सिपाही, स से सीले, वैसे आप लोग याद ही कर लीजिएगा। यहाँ पे ईसाई मतलब क्रिश्चियन, उनकी जो भाषा थी अंग्रेजी थी। देखिए अंग्रेजी से ही अच्छा शुरू हो रहा है, बाकी सब तो हिंदी में लिखे गए हैं। अब आप लोग कहिएगा सर ऐसा नहीं है कि इंग्लिश ट्रांसलेट में भी बगल में क्वेश्चन दिया रहता है, तो हिंदी इंग्लिश दोनों कर सकते हैं, आप देख के आप क्लियर कर सकते हैं। तीसरा नंबर है यह सभ्यता एवं बर्बरता के बीच होने वाला एक संघर्ष था। ये बोले थे आपको TR होम्स। अब यहाँ पर थोड़ा ध्यान देंगे। अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा है ईसाई क्रिश्चियन है, भाषा अंग्रेजी है, इसलिए जो है LER देख लीजिएगा, इंग्लिश लेटर देखिएगा तो सही कर दीजिएगा। लेकिन यहाँ भी तो मैंने TR लिख दिया, तो कहिएगा सर आप तो कंफ्यूज कर दिए। ऐसा नहीं है, थोड़ा सा समझिए।
एक ट्रिक लेकर के किसी भी सभ्य आदमी के घर जाइएगा, किसी भी सभ्य आदमी के घर जाएंगे, होम माने घर, तो पक्का है कि आपको टी तो जरूर मिल जाएगा। टी माने चाय, यानी किसी भी सभ्य आदमी के घर जाएंगे तो आपको चाय मिलेगा। तो सभ्यता और बर्बरता की बात आएगी, सभ्यता और बर्बरता के बीच एक संघर्ष था, तो टी आर वोश। अगला नंबर, ऐसे बहुत सारे विद्वान हैं, मैंने मेन को ही लिया है। यह हिंदू और मुसलमानों के, हिंदू और मुसलमानों का, ऊपर देखिएगा संघर्ष लिखेंगे, इसमें षड्यंत्र होगा। हिंदू और मुसलमानों का अंग्रेजों के लिए एक षड्यंत्र था, अंग्रेजों के लिए एक षड्यंत्र था। इसको बोले थे आउटरम टेलर महोदय, आउटरम टेलर। अब यहाँ पे देखना है कि हमारे जो मुस्लिम भाई होंगे गुस्साएंगे नहीं, इसे पढ़ाने के लिए हम यूज कर रहे हैं इसका। आप ज्यादातर अगर भारत में देखेंगे तो भारत में जो टेलर की दुकान होती है, दर्जी, जो टेलर की दुकान होती है वो ज्यादातर मुसलमान भाई लगाते हैं। तो यह हिंदू और मुसलमानों के लिए अंग्रेजों, या हिंदू मुसलमानों का अंग्रेजों के लिए एक षड्यंत्र था, इसको बोले थे आउटरम टेलर ने। एक बहुत भी आई मैं आपको बता रहा हूं, यह सामंत वादियों का, या सामंतवादियों के खिलाफ होने वाला एक विद्रोह था, होने वाला एक विद्रोह था। ये आपको बोले थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये आपको वीवीआई के रूप में इसको रखना है आपको, क्योंकि अभी तक मैंने जितना भी नाम लिखा है वो किसी न किसी एग्जामिनेशन में डायरेक्ट पूछे गए क्वेश्चन है, लेकिन ये जो क्वेश्चन है यूनिक है। आजकल एग्जाम में सिलेक्शन हो रहा है, यूनिक क्वेश्चन जो है, ये यूनिक क्वेश्चन है, इस पर आप विशेष ध्यान रखेंगे। ऐसे तो आप जनरली पढ़ते होंगे, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था, राष्ट्रीय विद्रोह था, ये अब नॉर्मल क्वेश्चन हो गए हैं, तो इसकी संभावनाएं अब कम बन रही हैं। या पहला स्वतंत्रता संग्राम था, इसको किसने बोला, तो बीडी सावरकर ने बोला। एक और बात है, यह भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम था। बोले कौन, विनायक दिवाकर सावरकर, जिसको आप संक्षिप्त में बीडी सावरकर कहते हैं। ये भी पूछा जा सकता है छोटे मोटे एग्जामिनेशन में, बीडी सावरकर का पूरा नाम है, तो बीडी सावरकर है। तो ज्यादातर ऑप्शन आता है कि यह भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम था, किसने कहा था, ऑप्शन लगा देते हैं आप लोग बीडी सावरकर। एक नाम आप जरूर और भी याद रखेंगे, किनका, अशोक मेहता का। सेम बात ये भी बोले थे। यह भारत का प्रथम राष्ट्रीय विद्रोह था, अरसी मजमूदार ने बोला था। यह पूरी तरह से एक सैनिक विद्रोह था, इसको ध्यान रखेंगे। अब सैनिक विद्रोह था सिले, लेकिन यह
पूरी तरह से सैनिक विद्रोह था। ये ध्यान रखेंगे, नहीं तो कंफ्यूज हो जाएंगे। ऐसे हमारे एक दोस्त है, बहुत पहले एग्जाम देने गए थे, अच्छा एग्जाम था, इसको शेयर करना ठीक नहीं समझेंगे आप। उसमें क्वेश्चन आया था कि घेंगा किसके कारण होता है। जल्दीबाजी में हमारे दोस्त रहे, जल्दी जल्दी करने की आदत थी, और पढ़ लिए कि घोंगा कहाँ पाया जाता है, तो घेंगा घोंगा हो गया। तो इसी तरह से यह सैनिक विद्रोह था, और यह पूरी तरह से सैनिक विद्रोह था। ध्यान रखेंगे इसको, जब पूरी तरह से जब आएगा तो इसका आंसर आप लगाएंगे पी रॉबर्टसन। ये भी आपको एक फंसाने वाला क्वेश्चन हो जाएगा, तो इसको भी विशेष रूप से ध्यान देंगे। आगे हम चर्चा करते हैं बहुत सारी बातें हैं इसमें। 1857 की क्रांति जो है भारत में लड़ी जाने वाली पहली बड़ी क्रांति के नाम से जानी जाती है, जिसे एकमात्र वीडियो में पूरा कर पाना संभव नहीं है। फिर भी हम कोशिश करते हैं जहां तक पहुंच जाए। अगर हम बात करें, इसमें भाग लेने वाले कुछ नायक भी थे, हमारे हीरो भी थे। भाग लेने वाले नायक कुछ हमारे महापुरुष थे, वीर सेनानी थे, स्वतंत्रता सेनानी थे, वे भाग लिए थे, जो इतिहास में आज अमर है, उनका नाम आता है। खैर इसको हम डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन आज केवल एक ट्रिक के माध्यम से हम समझ लेंगे छोटी सी पॉइंट में। जब दिल का इलाज कुंवर बना लिया महल, ये भी आपको कई एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं। इससे भी, ऐसा नहीं ये पूछता है, इससे भी कई एग्जामों में क्वेश्चन पूछते हैं। इस ट्रिक में मैंने कुछ महत्वपूर्ण केंद्र और उसके नेतृत्वकर्ता का नाम दिया हुआ है। जैसे अगर हम बात करें ज से, अब ऐसा नहीं कि केवल ट्रिक याद रहेगा तो काम चलेगा, ऑप्शन रहेगा तो हो जाएगा, लिखित रहेगा तो गड़बड़ा जाएंगे। तो ज से जगदीशपुर, इसके नीचे आएंगे तो जगदीशपुर से नेतृत्व किए थे कुंवर सिंह, ठीक है। ब से बरेली, बरेली के ठीक सामने जाएंगे तो बख्त खां। दो क्लियर हो गया। दिल से दिल्ली, दिल्ली से आएंगे तो फिर ब ही लेंगे, बहादुर शाह जफर। का से कानपुर, कानपुर से आएंगे तो नाना शाह। ई से इलाहाबाद, इलाहाबाद से आएंगे तो लियाकत अली। लौ से लखनऊ, लखनऊ से बेगम हजरत महल। ज से झांसी समझ सकते हैं, और झांसी से कौन नहीं जानता है मनुकर्णिका यानी कि लक्ष्मीबाई को। तो ये कुछ आपके प्रमुख बिंदु हैं। अब आइए 1857 के स्वरूप को जान गए, इसके स्रोत को जान गए, इसके पूर्व घटने वाली घटनाओं को जान गए, यानी कि एक छोटा सा परिचय हम उसका जान गए। अब हम ये जानेंगे कि आखिर ये इतनी बड़ी जो क्रांति थी, इतने लोगों ने जो भाग लिया था, इतनी सारी पुस्तकें लिखी गई थी, इस क्रांति का कारण क्या था? यह क्रांति भारत में चली कैसे? क्या यह क्रांति सफल रही या असफल रही? इस पे भी थोड़ा सा चर्चा हम लोग कर लेते हैं। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं पहले क्रांति के कारण। क्रांति के कारण
अलग अलग किताबों में जब आप पढ़ेंगे तो क्रांति के कारण में जब आप जाएंगे, अक्सर मैंने भी देखा है, पढ़ा है कि उसमें लिखा रहता है कि सैनिक कारण, धार्मिक कारण, सामाजिक कारण, प्रशासनिक कारण, बहुत सारे कारण लिखे रहते हैं। लेकिन मैं उस सभी कारणों को दो भागों में बांटने का प्रयास किया है। पहला भाग तो मैंने अभी बताया कि 1857 के क्रांति के कारण की अगर हम बात करते हैं तो विभिन्न किताबों में विभिन्न शिक्षकगण के द्वारा इसका चर्चा अलग अलग तरह से किया जाता है। जैसे लोग कहते हैं कि राजनीतिक कारण, प्रशासनिक कारण, धार्मिक कारण, सामाजिक कारण, बहुत सारे कारण हैं। लेकिन मैंने उस सभी कारणों को दो बिंदुओं में ही बांटा और वो दो बिंदुओं में सारी बिंदु आ जाएंगे। तो पहला कारण को मैंने रखा है दीर्घ कारण में, और दूसरा कारण को मैंने रखा है तात्कालिक कारण में। अब ये समझेंगे, दीर्घ कारण का मतलब हुआ वैसे कारण जो पहले से बनते आ रहे थे, जो क्रांति के लिए एक कारक बने। और तात्कालिक कारण मतलब यह हुआ कि ये घटना हुई और क्रांति ने जन्म ले ली। इस घटना में जैसे आप पढ़े होंगे, मंगल पांडे जी 29 मार्च को विद्रोह करते हैं, बाघ की हत्या करते हैं, फांसी होती है, सैनिक जेल तोड़ते हैं और 10 मई को क्रांति करते हैं। तो ये तत्कालिक कारण रहेगा। लेकिन दीर्घ कारण में अगर हम बात करें, इसमें सबसे पहला जो कारण आएगा वह आपका होगा राजनीतिक कारण। पहला कारण राजनैतिक कारण, ये बहुत बड़ी कारण थी। पहला कारण है, बहुत सारे कारण हैं। फिर आपको इसी पॉइंट में दीर्घ कारण में आएगा सामाजिक कारण, जिस पे हम लोग एक एक करके चर्चा करेंगे। सामाजिक कारण, धार्मिक कारण, प्रशासनिक कारण और भी बहुत सारे कारण हैं, जिस पे हम लोग एक एक करके चर्चा करेंगे। और ये तो सैनिक कारण वाला आप समझते हैं, तत्कालिक कारण में आएगा। सबसे पहले जो दीर्घ कारण में हमारा जो बिंदु है वो राजनीतिक कारण है। थोड़ा सा हम इसको समझते हैं। राजनैतिक कारण, इसका मतलब होता क्या है आखिर? राजनैतिक का मतलब होता है एक ऐसी नीति था जिसके कारण हमारे राजा प्रभावित हो गए, राजाओं के शासन चले गए। तो इस कारण में हम राजाओं के शासन किस तरह से गए थे उसको देखेंगे, जिसे हम राजनैतिक कारण के नाम से जानेंगे। अब किताब में आप पढ़े होंगे राजनीतिक कारण में, तो पहला कारण पढ़ने को मिलता है कि लॉर्ड वेलेस्ली का सहायक संधि। लॉर्ड वेलेस्ली का सहायक संधि 1798। लेकिन इस पे चर्चा करने से पहले मैं चाहूंगा कि थोड़ा सा ब्रिटिश के बारे में आपको बताना। इस पे चर्चा करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको ब्रिटिश के बारे में बताऊंगा, तो आपको ज्यादा समझ में आएगी। तो आप सब जानते हैं कि एक कंपनी भारत में आती है जिसका नाम होता है AIC, जिसको हम ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से जानते हैं।
इससे पहले एक और चीज हम जान जाए कि भारत में विदेशियों के आने के क्रम क्या थे। एक छोटा सा ट्रिक लेते हैं। पटना, दरभंगा का इमली फल सस्ता है। ये भी आपको कई सारे एग्जामिनेशन में पूछता है कि भारत में विदेशियों के आने के क्रम को सजाएं। अब ऐसा नहीं है कि पटना से पटना वाले आ गए, विदेशियों के, पुर्तगालियों के बारे में बता रहे हैं। तो सबसे पहले भारत में जो व्यापार करने आए थे वो आपको आए थे, सबसे पहले जो भारत में व्यापार करने आए थे वो आपको पटना मतलब पुर्तगाल, दरभंगा मने डच, इमली मने इंग्लैंड, फल मने फ्रांस, सस्ता मने स्वीडन। ये सीरीज है आपका, जिसमें सीरीज में ध्यान रखना है पहले फ्रांस तब इंग्लैंड। ट्रिक में रखे हैं हम पुर्तगाली, डच, फ्रांसीसी, इंग्लैंड, स्वीडन। इस तरह से हमारे देश में व्यापार करने सब भारत में आए थे। इन सभी व्यापारियों में आगे चल करके व्यापारिक युद्ध होता है जिसमें सभी को इंग्लैंड परास्त करता है। और भी बहुत सारे पढ़े होंगे कि कैथरीन का विवाह हुआ जेम्स प्रथम से और बंबई दहेज दिया गया, ये बहुत सारी चीज हम लोग पढ़े हैं, लेकिन वो चर्चा हम लोग को नहीं करना है। हमको थोड़ा सा राजनीतिक कारण में इसके मेन पृष्ठभूमि को समझना है कि आखिर राजनीतिक कारण में क्या होता है। तो राजनीतिक कारण में अंग्रेज जो है राजाओं को प्रभावित करते हैं, तो कैसे प्रभावित करते हैं इसको शॉर्ट में समझते हैं हम। तो एआईसी की स्थापना जो है 31 दिसंबर 1600 को एलिजाबेथ के नेतृत्व में किया गया था, महारानी एलिजाबेथ के नेतृत्व में। क्या आपको पता है कि जो एआईसी कंपनी है इसका पहले से यही नाम है, क्या इसका कुछ और नाम था? तो एआईसी कंपनी का पहला नाम ये नहीं था। हुआ यह था कि 1599 में जो पूर्वी देशों के कुछ व्यापारियों का समूह था, उन्होंने एक ग्रुप बनाया जिसका नाम था मर्चेंट ऑफ एडवेंचर्स। यही कंपनी आगे चल करके गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन, ट्रेंडिंग टू द ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी। दोस्तों इतना बड़ा नाम है। पहले मर्चेंट ऑफ एडवेंचर्स, फिर गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेंडिंग टू द ईस्ट इंडिया कंपनी, और इसी को संक्षिप्त में कहा जाता है ऐसे। कितना बड़ा नाम है। तो खैर आगे बढ़ते हैं। ये कंपनी आती है भारत में। जिस समय इसकी स्थापना हुई थी उस समय भारत का जो शासक था अकबर थे। आगे चल करके जहांगीर से परमिशन लिया गया, बहुत सारी बातें हैं, उस पर हमको चर्चा नहीं करना है। तो यह कंपनी का, इस कंपनी का यह उद्देश्य नहीं था कि हम आएंगे और भारत को गुलाम बना देंगे, ऐसा कहीं से इनका उद्देश्य नहीं था। इनका उद्देश्य एकमात्र था कि हम भारत में व्यापार करेंगे, और व्यापार किए 1600 से लेकर के, ऐसे जानेंगे 1600 से लेकर 1757 तक तो ये केवल व्यापार ही किए थे। लड़ाई भी किए थे तो वो अपने में किए थे, विदेशियों से किए थे, लेकिन 1600 से लेकर 1757 तक ये केवल व्यापार किए थे। इनका उद्देश्य केवल व्यापार करना था। लेकिन 1757 में जब प्लासी की युद्ध हुई थी सिराजदौला के साथ,
नवाब के बंगाल। तो ये नियति तय कर दी कि आने वाले समय में हमारा भारत गुलाम हो जाएगा। और 1764 में बक्सर का जो युद्ध हुआ, उस युद्ध ने यह साबित कर दिया कि भारत अब गुलाम हो ही जाएगा। तो 1764 में जब बक्सर का युद्ध लड़े अंग्रेज, तो उन्होंने पाया कि भारत में व्यापार करना ही नहीं बल्कि शासन चलाना भी बहुत आसान है, और यहां से वे शासन करना शुरू कर दिए। तो लगभग अगर हम बात करें तो लगभग हम मान सकते हैं 1757, वैसे थोड़ा सा 5-6 साल आगे पीछे होता है। तो 1757 से लेकर 1857, 1757 से लेकर 1857 तक अंग्रेजों ने हम पर शासन किया। वैसे शासन तो लंबा किए हैं, लेकिन टॉपिक के अकॉर्डिंग मैं बात कर रहा हूं। तो 1857 तक जो शासन किया, उस शासन के क्रम में जो जो नीतियां उन्होंने लगाया, वो हमारे और हमारे राजाओं, हमारे किसानों, हमारे आदिवासियों के लिए कुछ हद तक ठीक नहीं था, और वही आगे चल करके 1857 के क्रांति को जन्म दे दिया। और उसी के कई कारण हैं, और उसमें हम लोग पहला क्रांति के कारण को पढ़ रहे हैं, राजनीतिक कारण। थोड़ा सा आप समझे होंगे। आते हैं लॉर्ड वेलेस्ली का संधि। तो 1798 में लॉर्ड वेलेस्ली जो है सहायक संधि करता है। लॉर्ड वेलेस्ली सहायक संधि करता है, यानी कि राजनीतिक कारण का भी यह पहला पॉइंट हो गया, लॉर्ड वेलेस्ली का सहायक संधि। आखिर ये सहायक संधि होता क्या है, थोड़ा सा इसको देख लेंगे। तो सहायक संधि का मतलब होता है दो या दो बड़ी शक्तियों के बीच, फिर से दो या दो से अधिक बड़ी शक्तियों के बीच शासन प्रशासन चलाने के लिए सुचारू ढंग से किया गया समझौता ही सहायक संधि कहलाता है, जिसकी शुरुआत लॉर्ड वेलेस्ली ने किया था। ऐसे इसकी शुरुआत डुप्ले ने भी किया था, लेकिन लॉर्ड वेलेस्ली इसका वास्तविक संस्थापक माना जाता है। यह सहायक संधि में क्या क्या बातें थी? यह संधि हमारे देशी राजाओं के साथ लॉर्ड वेलेस्ली ने किया था, देशी राजाओं के साथ। इसमें कहा था, राजाओं से संधि किया था और कहा था कि अब आपको अपना सेना नहीं रखना है, अब सेना हम रखेंगे, आपकी सुरक्षा हम करेंगे, हमारी सेना रहेगी, और उस सेना का खर्च आप लेंगे। आपकी सुरक्षा के लिए हमारी एक पुलिस टुकड़ी भी रहेगी, यानी कि रेजिमेंट भी रहेगी, जिसका खर्च आप देंगे। बिना हमारे इजाजत के, बिना परमिशन के आप किसी राज्य के राजा से न तो शत्रुता कर सकते हैं और न ही मित्रता कर सकते हैं। अगला, बिना हमारे इजाजत के आप किसी भी राजाओं को या हमारे शत्रु देश को या शत्रु राज्य को शरण भी नहीं दे सकते हैं। तो इस प्रकार के संधि लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा 1798 में देशी राजाओं के साथ लगाया गया था, जिससे राजा मानने के लिए तैयार हो गए। इस संधि के तहत बहुत सारे राज्य को अपने में अंग्रेज मिला लिए, जिसका प्रभाव यह पड़ा कि जो हमारे राजा का जो प्रतिष्ठा था वो धीरे धीरे खत्म होते चल गई। अब वो राजा अपने जनता का न्याय नहीं दे सकते थे, जनता के साथ न्याय नहीं कर सकते थे, अपनी सुरक्षा नहीं कर सकते थे, किसी से मित्रता नहीं कर सकते थे, यानी कि कह सकते हैं कि वे केवल नाम मात्र के राजा बन के रह गए थे, जिससे उनको एक घोर धक्का लगा और वे मन ही मन अंग्रेजों के प्रति षड्यंत्र का या क्रांति का बीज बोने के लिए या क्रांति करने के लिए तैयार होते थे। इसके अलावा अभी आप लॉर्ड डलहौजी भी आएगा। लॉर्ड डलहौजी
के व्यक्तिगत सिद्धांत को भी हम राजनीतिक कारण में पढ़ेंगे। तो बहुत सारे कारण हैं और मेरे ख्याल से वीडियो काफी लंबा हो गया है, तो एक वीडियो में कर पाना मेरे लिए संभव नहीं है। अगर अच्छा लगे तो आगे भी बात किया जाएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।